अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो इंटरव्यू है या वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो सीएसएस या पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आज के इस डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक उमरानी, जिनके साथ डिस्कस करेंगे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए टाइम दिया। जी वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी सर। सर, मैंने 4 साल पहले आपका एक सेशन में ज्वाइन किया था और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। आप हमारी यूनिवर्सिटी आए थे जी जी। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे टॉपिक लगा और आपकी टीचिंग स्किल्स बड़ी अच्छी लगी। तो हम टॉपिक पे तो आएंगे, पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस फील्ड में आपका कितना एक्सपीरियंस है और कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट की? हाँ जी, मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए हैं और स्टार्टेड एज अ टीचिंग असिस्टेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, एज अ लेक्चरर। फिर बीच में एक पीरियड था जिसमें आई वेंट फॉर द स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी, और अब मैं सर्व कर रहा हूँ एज अ प्रोफेसर एंड एज अ डायरेक्टर ऑफ आईईएलएल। अच्छा सर, ये आपका 25 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। जी जी। आप क्या समझते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, और कितना रोल प्ले करती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में? हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन मुझे ज़रा हैरानी होती है कि इसके बावजूद कि अंग्रेज़ी हमारे इर्द गिर्द है, और अगर हम स्कूल से लेके और बाकी मामलात में देखें तो काफ़ी एक जो है ना सेल्फ एविडेंट बात है, लेकिन ये सवाल जो है फिर हम बार बार करते रहते हैं और लगता है ऐसे कि लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई अंग्रेज़ी जो है आपके लिए एक अहम है। तो अंग्रेज़ी डेफिनेटली देखें इन 21st सेंचुरी एक बहुत अहम ज़बान है। अगर हम जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी तालीम याफ्ता लोग हैं, जिस भी फील्ड में हो, फिर मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, सोशल साइंसेस हो, सब में ही हमें ये समझना चाहिए कि भाई अंग्रेज़ी का जो एक सेंट्रल रोल है, क्योंकि हमारे जो सारे इम्तिहानात हैं, जो बुक्स हैं, करिकुलम हैं और इम्तिहानात हैं, मैट्रिक से लेके या इवन ओ या ए लेवल की भी बात करें, वो अंग्रेज़ी में है। लेकिन बात यह है कि भाई वो अंग्रेज़ी में क्यों रखे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में या बाकी ज़बानों में क्यों नहीं है। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, किसी हद तक मदर टंग में, सिंधी में, पंजाबी में, पश्तो में, बलोची में बुनियादी तालीम होनी चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ी में इसीलिए है ताकि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएशन 12-16 साल पढ़ने के बाद ऐसा नहीं हो कि वो कहेंगे भाई अब मैंने मास्टर्स तो कर ली है, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर या दुनिया से कोई जो ताल्लुक़ नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज़ मैं तो उनसे बात ही नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, कामयाबी की जो एक बुनियादी शर्त है आज के दौर में ये है कि आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकें, लोगों से बात कर सकें, फिर हमारे इंजीनियर्स हों या डॉक्टर्स हों या किसी भी फील्ड में हों। तो तालीम सिर्फ अगेन जॉब के लिए नहीं होती। इसके जो आपका सवाल है ना, इसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं। यस सर। तो अंग्रेज़ी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, प्रोफेशनली भी इम्पोर्टेंट है। जो दुनिया में लिखा और पढ़ा जा रहा है वो भी मोस्टली अंग्रेज़ी में है। आप सोशल मीडिया के पर्सन हैं, तो जो वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट में जो मवाद है वो भी अंग्रेज़ी में है। तो ज़बानें सभी अहम हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से ये समझने की ज़रूरत है कि हम ऐसी ज़बान सीखें। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अंग्रेज़ी के अलावा फ़्रेंच और स्पेनिश वो भी ज़बानें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सब से ज़्यादा वो ज़बान जो आपको ऑलमोस्ट सारी दुनिया के साथ कनेक्ट कर देती है वो अंग्रेज़ी है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं, लोकल एंड नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। इंटरनेशनल लेवल तक, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। देखें, आगे चल के आई एम श्योर कि आपके पास सवाल होंगे इससे रिलेटेड। अंग्रेज़ी इम्पोर्टेंट तो है, मैंने भी ज़रा इसकी वजाहत कर ली, लेकिन क्या फिर हम अंग्रेज़ी ठीक से पढ़ा रहे हैं? हमारे स्कूल कॉलेजेस में वाकई में जब क्लास 1 से लेकर यूनिवर्सिटी तक अंग्रेज़ी रखी हुई है, तो क्या वाकई उसकी टीचिंग हो रही है? हमारे जब स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या वाकई उनको अंग्रेज़ी आती है? ये बिल्कुल एक डिबेटेबल मौजू है, और मेरा ख्याल है कि आपके पास ज़रूर सवाल होंगे इसके बारे में। सर, इन पे चीज़ों पे आने से पहले मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके पास भी गाइडेंस के लिए डेफिनेटली आते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मेनली सीएसएस या पीसीएस जो होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें ऐसे हो गया, प्रेसी राइटिंग या कंपोजिशन हो गया।
तो राइटिंग स्किल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को? पहले ज़रा आपकी जो आपने कहा राइटिंग स्किल्स देखें, जो इम्तिहानात हैं हमारे पास मोस्टली उनकी जो नेचर है वो राइटिंग बेस्ड एग्जाम्स ही हैं। आप देखें Comprehensive होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले अगर हम स्कूल और कॉलेजेस और जैसे मैंने कहा कि ओ लेवल ए लेवल वो अलग स्ट्रीम है, सब उसमें नहीं जाते, लेकिन उनको भी देख लें तो वो जो भी एग्ज़ाम है उनकी नेचर राइटिंग बेस्ड ही है। डेफिनेटली। तो राइटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और अगर आप मुझसे पूछें तो आजकल वैसे जो ट्रेंड होता है कि हम कहते हैं कि भाई हम अंग्रेज़ी बोलना सीख लें, मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी बोलना रिलेटिवली आसान स्किल है। जो राइटिंग है वो ज़्यादा मुश्किल स्किल है, एंड इम्पोर्टेंट स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। हमने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो फील्ड में उनको अच्छी नॉलेज होती है और इवन किसी हद तक वो बोल भी लेते हैं, लेकिन जो राइटिंग वाला हिस्सा होता है वो उनका बड़ा कमज़ोर होता है। आपने CSS और PCS में देखा, और अगर आप फॉलो करते होंगे न्यूज़ को, तो ये कहा जाता है कि भाई हर साल इतने स्टूडेंट CSS में बैठे, लेकिन सिर्फ हार्डली 2% पास होते हैं। 1 या 2%। 1 या 2%, और 2% में भी अगर हम देखें जो पीछे उनके अलावा जो फेल हो जाते हैं, मोस्टली स्टूडेंट फेल हो जाते हैं ऐसे में, ऐसे राइटिंग में, ऐसे राइटिंग में। एंड अगर बाकी सब्जेक्ट्स में भी वो फेल हो गए हैं तो राइटिंग का मसला है। तो राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। अब बात यह है कि राइटिंग क्यों नहीं आती। जब हम 12 साल कॉलेज तक पढ़ते हैं, 16, ये है कि देखिए हमने राइटिंग को इम्तिहान की हद तक तो रखा हुआ है, लेकिन फॉर्मली हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है हम राइटिंग सिखाते ही नहीं है। तो ये एक अजीब ही एक बात है कि वो चीज़ जिस पे सारा हमारा इम्तिहान डिपेंड करता है, जिससे हम इवेल्यूएट करते हैं आपकी सलाहियत, वो चीज़ फॉर्मली सिखाई नहीं जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती? मल्टीपल रीजंस हैं। मेरे ख्याल से अगर इन तफसील में जाएंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मुख्तसरन मैं आपको बता रहा हूँ वो हम क्यों नहीं सिखाते। बिकॉज हर जगह पे अगर हम सरकारी इदारों में देखें तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग होती है वो ये होती है कि भाई टीचर आएंगे, वो लेक्चर देंगे और कुछ स्टूडेंट्स को एट मोस्ट इन्वॉल्व करेंगे। वो स्टूडेंट्स बताएंगे कि भाई हमने क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा, क्या समझ में आया या कुछ नहीं आया। तो वो सारी जो टीचर की लेक्चर और थोड़ी बहुत डिस्कशन जो होता है, ये क्लासरूम का टिपिकल पैटर्न ये है। इसमें कहीं भी राइटिंग वाला हिस्सा होता ही नहीं है। तो आप देखें जो हमारी थ्रू आउट जितनी भी 6 महीने 8 महीने की टीचिंग होती है एक साल में, उसमें सारी जो एक्चुअली सिस्टम चलता है वो गुफ्तगू पे, बातचीत पे, लेक्चर पे होता है। हम कभी भी फॉर्मली ये नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? एक तो रीज़न है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई टीचर ये कैसे पॉसिबल है कि अगर 100-150 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं, उनको रिसोर्सेज की कमी है, क्लासरूम की साइज बहुत ज़्यादा है, और मे भी किसी हद तक हमारे टीचर्स ट्रेंड भी नहीं हैं और शायद मोटिवेटेड भी नहीं है कि राइटिंग को फॉर्मली करवाएं और असेस करके स्टूडेंट्स को फीडबैक दें। तो ये बड़ी और एक प्रायोरिटी भी नहीं रखी ना। प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रायोरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ओके, आप हर हफ्ते या महीने में 2 बार राइटिंग की प्रैक्टिस करवाएं। और राइटिंग सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, राइटिंग का आप जब तक फीडबैक नहीं देंगे, स्टूडेंट को फीडबैक नहीं मिलेगा, वो ये नहीं देखेंगे कि भाई मेरी गलतियाँ कहाँ पे हैं, तो वो इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो आप ज़रा देखें जो आपका सवाल था कि राइटिंग स्किल्स, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, लेकिन वो बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्यों लैकिंग है, क्यों नहीं उनको आता? बिकॉज इसको फॉर्मली हम इसकी ट्रेनिंग या इसकी तरबियत करते ही नहीं है। तो स्टूडेंट बुनियादी तौर पे सिर्फ इम्तिहान, एक इम्तिहान दिया, उससे लेकर दूसरे इम्तिहान तक, उसके बीच में उनकी कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती अनलेस वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हों। अच्छा सर, ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के हिसाब से हो गई। कुछ लोग जो है वो आइल्स की तैयारी कर रहे होते हैं और उनको फॉरेन स्कॉलरशिप्स चाहिए, तो स्कॉलरशिप का इतना डर नहीं होता और आइल्स का डर ज़्यादा होता है कि हम पास कर पाएंगे या नहीं। आइल्स को आप कैसे देखते हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए? देखिए आइल्स एग्ज़ाम या टोफल जो हम कहते हैं, ये देखें ये फिर इंटरनेशनल इदारे जो हैं, ब्रिटिश काउंसिल हो या ऑस्ट्रेलिया के, उनका अपना सिस्टम है, वो लेते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा कि हमारे ग्रेजुएट्स को सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रहना, इनको अगर बाहर जॉब्स चाहिए तो वहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। लेकिन वहाँ पे जो बुनियादी मसला आता है, वो बुनियादी मसला आता है
कि भाई उसके लिए शर्त होती है आइल्स की। तो उसूलन तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो भी ग्रेजुएट्स हों उनको इतनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए कि वो आराम से ये इम्तिहान दे दें। लेकिन क्योंकि हमारे 12 साल इंटरमीडिएट तक या यूनिवर्सिटी में राइटिंग पे भी, जैसे मैंने अभी कहा, फोकस नहीं होता, स्पीकिंग भी नहीं आती, तो वो आइल्स उनको बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए आइल्स के बहुत सारे सेंटर्स भी हैं, मुख्तलिफ इदारे भी हैं बड़े बड़े शहरों में कि भाई आएँ, हम आपको आइल्स की तैयारी करवाएंगे। लेकिन जो मैं हमेशा ये एक बात बोलता हूँ कि हम जो है ना फार्मूलाज पे बड़ा यकीन रखते हैं कि भाई कोई आप मुझे तावीज़ दे दें अंग्रेज़ी सीखने का। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि हम जो है ना बड़ा एक यकीन करते हैं कि भाई कोई फार्मूला हमें बता दें बजाय के प्रोसेस में जाने के बजाय। तो आइल्स और टोफल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सेंटर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो है ना एक मखसूस 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में वो तैयारी करवाते हैं। लेकिन समझना है कि आइल्स क्या है। आइल्स देखें, एक अंग्रेज़ी ज़बान का इम्तिहान है, उसमें सारे कंपोनेंट होते हैं। अब हमने बात की थी कि भाई हमारा सारा जो फोकस होता है राइटिंग पे होता है, लेकिन आइल्स और टोफल में सिर्फ राइटिंग पे नहीं होता, वहाँ पे रीडिंग भी कंपोनेंट है, चारों स्किल्स होते हैं। रीडिंग भी होता है, राइटिंग भी होता है, और स्पीकिंग की भी टेस्ट लेते हैं। तो एक जामे किस्म की टेस्ट है और उसकी अच्छी खासी फ़ीस भी होती है, इंटरनेशनल इम्तिहान है। तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपने आइल्स और टोफल देना है तो बेहतर ये है कि आप बुनियादी तौर पे अपने रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करें, आपको रीडिंग की हैबिट हो। अखबार से लेके जो इंटरनेट पे भी आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप स्पीकिंग की जो है प्रैक्टिस करते रहें अपने दोस्तों के साथ। जो क्लासरूम है हमारा, वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्लासरूम में अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। लेकिन नॉर्मली हम देखते क्या हैं कि स्टूडेंट्स क्लासरूम में चुप रहना, खामोश रहना, कि भाई टीचर ना देख ले, मेरा टर्न नहीं आ जाए, बोलने की कोशिश नहीं करते। तो आइल्स और टोफल बेसिकली देखें बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि आप किसी सेंटर में जाएंगे वहाँ से। आई नो मैनी पीपल, और मैंने ख़ुद भी किसी ज़माने में दिया था स्कॉलरशिप के लिए, तो वो आराम से कोई भी जिसको बुनियादी अंग्रेज़ी आती हो, लिखना आता हो, पढ़ना आता हो, वो आराम से आइल्स टोफल कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे कमज़ोरी है तो ऑफ कोर्स हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसको किसी फार्मूले के तहत लेने के बजाय अगर हम अंग्रेज़ी की सलाहियत डेवलप करें, क्योंकि सिर्फ आइल्स आपने पास नहीं करना, आप करना क्या चाह रहे हैं, आप करना ये चाह रहे हैं कि भाई इम्तिहान पास करके मुझे बाहर जाना है, उस स्किल को सीखना है, उस स्किल्स को सीखें। शॉर्ट टर्म या शॉर्टकट में मत जाएं, आप स्किल को सीखें। जब स्किल को सीखेंगे अंग्रेज़ी को, और उसको भी सिर्फ आइल्स की तैयारी नहीं करें, अंग्रेज़ी की आप ऐसे तैयारी करें, अपने आपके जो क्लासेस हैं, आप इंटरमीडिएट में हैं, आप मैट्रिक में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप वहाँ पे जो है ना उसका पूरा फ़ायदा हासिल करें। आपका वो जो लेक्चर है, जो टीचर के साथ आपकी गुफ्तगू है, वहाँ पे आप यूटिलाइज़ करें। आपका जो कंटेंट है सब्जेक्ट का, उसकी रीडिंग करें। तो ये सारे स्किल्स हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपकी अच्छी खासी आइल्स का, इससे पहले कि आप दूसरे सवाल पे जाएं, अंग्रेज़ी आना तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, लेकिन उसकी इम्तिहान की एक मखसूस नेचर भी होती है। तो उसके लिए भी ज़रूरी है आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लें, क्योंकि रीडिंग के, राइटिंग के, लिसनिंग के एक मखसूस सवाल होते हैं, उनके लिए एक मखसूस टाइमिंग होती है। तो अगर आप उनसे फेमिलियर होंगे, उनकी आपको पहचान होगी कि भाई किस किस्म के सवाल आते हैं, हर कंपोनेंट के लिए कितना मेरे पास टाइम होता है। स्पीकिंग अगर होगी आइल्स में तो उसके मौजू क्या होते हैं, कौन कौन से सवाल वहाँ पूछते हैं, क्या मैं बोल पाऊँगा, कौन सी कॉमन गलतियाँ होती हैं। इसमें अगेन इंटरनेट पे भी बहुत सारा मवाद मौजूद है। इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे आपने रिसोर्सेज की बात की, तो आज के दौर में जो डिजिटल एरा है, इसमें एआई टूल्स एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना हेल्प करते हैं किसी को? देखिए, अगर डिजिटल टूल्स की बात करें तो बहुत सारे मटेरियल, और वैसे टेक्नोलॉजी तो नई चीज़ नहीं है, टेक्नोलॉजी मौजूद है। एआई ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारे, डुओलिंगो, मुझे याद आ रहा है डुओलिंगो, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गई हैं जो मतलब आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की या एआई की अच्छी बात क्या है कि वो आपके हिसाब से चलेगी। फॉर एग्जांपल, किसी सेंटर की टाइमिंग है 6 बजे से 9 बजे तक, मतलब आप कहेंगे भाई मैं फ्री 9 बजे होता हूँ, फिर मैं कैसे जाऊँ वहाँ पे,
और अगर कोई सेंटर दूर है तो आप कहेंगे भाई पेट्रोल भी लगेगा, पेट्रोल की कीमतें, इस पे अलग पॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारा मौजू नहीं है। तो एआई और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि वो आपकी सहूलत, आपकी मर्ज़ी, आपकी टाइमिंग, आपकी जो लेवल है उस हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायबल है, लेकिन इसमें ज़रा मैं थोड़ा ऐड करूँगा जो नॉर्मली बात नहीं करते। अच्छा। वो बात ये है कि हमें लगता है कि एआई जो है ना वो भी कोई शायद जादू की छड़ी है या अलादीन का चिराग है और हम एआई इस्तेमाल करेंगे। तो एआई की भी ये बड़ी ही गलत फहमी है कि अगर एआई को इस्तेमाल करेंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये बड़ी ही बुनियादी गलत फहमी का हम शिकार हैं। वो एक सपोर्टिव हैंड रखना जैसे, वो एक सपोर्टिव टूल है। बुनियादी बात जो मैं पहले भी कर चुका हूँ और मैं इस इंटरव्यू में बार बार करता रहूँगा वो ये है, आप शॉर्टकट के पीछे जाएंगे तो एआई के थ्रू भी काम नहीं होगा। प्रोसेस में बिलीव करना है। प्रोसेस में बिलीव करें, आपको एक मखसूस टाइम देना है, वो मेहनत करनी है। एआई भी आपको हेल्प करेगी, आपके टीचर्स भी हेल्प करेंगे, आपके फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ये कि भाई टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू तो भाई तो अब हो क्या रहा है, हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के बजाय गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें लगता है कि भाई इसको इस्तेमाल करके मैं जल्दी से कर लूँगा, मेहनत किए बगैर ही मैं जो है ना इसका कोई हल निकाल लूँगा। तो ऐसा कोई जादू नहीं है। तो एआई इज़ अ वंडरफुल रिसोर्स, हमें इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन समझदारी के साथ, ये सोच के कि भाई शॉर्टकट निकाल के मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े, ऐसा जो कोशिश करते हैं तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम ज़ाया करते हैं रादर देन चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश में। अच्छा सर, कोई स्टूडेंट आ रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर रहा है, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है और आ गया है, तो डेली स्ट्रेटेजी क्या हो रही है, डेली रूटीन क्या होनी है, किस चीज़ पे कितना टाइम देना है, ये थोड़ा सा आप बताएं। देखिए अगेन ये भी बहुत आपका अच्छा सवाल है, बुनियादी सवाल है। मेरे ख़्याल से जैसे मैंने पहले कहा कि ये भी हैरानी की बात है कि हम अब तक ये सवाल करते हैं कि अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। तो ये बात भी हम बार बार करते रहे कि भाई किस तरीके से करें, क्या करें। तो मैंने टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने जो अक्सर सवाल करते हैं स्टूडेंट, लेकिन देखिए सिर्फ सवाल मत पूछें, एक्चुअली चीज़ों को करें। पहले ये समझना चाहिए कि लैंग्वेज अंग्रेज़ी क्या है, एक ज़बान है। कोई भी ज़बान हम कैसे सीखते हैं? क्या कोई ज़बान स्किल सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। क्या कोई ज़बान उसको पढ़े बगैर, उसका जो टेक्स्ट है उसमें जो बुक्स हैं उसको पढ़े बगैर, उसको हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाए बगैर क्या इस्तेमाल कर सकते, सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सीखते। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप अपने दिन का देखें, हर वो काम जो हमें आता है, जो हम अभी सीख चुके हैं, कोई भी स्किल है। मैं क्लासरूम में ये बड़ा ही कॉमन मिसाल देता हूँ कि भाई हमें जो चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट वो अपने आप से सवाल पूछें। अगर हमें क्रिकेट खेलने आती है या ड्राइविंग करना आता है या कोई भी आईटी का स्किल आता है, आप सोशल मीडिया पे हैं, तो नॉट एवरीबडी इज़ डूइंग दिस। तो जो भी हम काम कर रहे हैं, क्या आप ऐसे ही अचानक से आ गया? आप उसको टाइम देते हैं, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस में जाते हैं, सीखते हैं। तो अंग्रेज़ी के लिए भी यही काम है। आप 24 घंटे में जितना ज़्यादा टाइम किसी ज़बान को देंगे, किसी भी ज़बान को। अच्छा सर, पर वो डेली बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ होनी है? देखिए मैं ये कहूँगा कि डेली बेसिस पे जो बुनियादी चीज़ है और जो नज़र आता है कि जो स्टूडेंट बहुत कम करते हैं, जिसका रुझान आज के दौर में बहुत ही कम हो गया, वो है रीडिंग। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए जो बुनियादी जो तरीका है, जो शुरुआती बात है, आप उसकी रीडिंग करें, रीडिंग स्किल्स पैदा करें। देखिए आप तब तक नहीं लिख सकते, तब तक नहीं बोल सकते जब तक आपके पास अल्फाज नहीं हो। तो बोलने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, यू नीड टू हैव आइडियाज़। आपको पास आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास अल्फाज होने चाहिए। तो रीडिंग आपको, देखिए रीडिंग से बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि ये लिखते कैसे हैं, आप ये सीखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, आप और दुनिया में मुख्तलिफ लोग क्या कह रहे हैं। तो रीडिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आपका जो सवाल है कि भाई एक दिन में 24 घंटे में अगर हमें अंग्रेज़ी सीखनी है तो क्या करना चाहिए? आप रीडिंग करें, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा फिर करें, 2 घंटे पढ़ें। रीडिंग के साथ जब आपकी रीडिंग आप कर रहे हैं, जो आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप उनको लिखने की कोशिश करें। जो आप लिख रहे हैं, क्या आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं? आजकल देखें टेक्नोलॉजी की आपने बात की, आप अपने दोस्तों के ग्रुप्स बनाएं, ऑनलाइन बनाएं, व्हाट्सएप पे बनाएं।
जूम के थ्रू भी कर सकते हैं कि भाई हफ्ते में 1-2 दिन हम जो है ना जूम पे बैठेंगे। और आपने जो 3 स्किल 4 स्किल की बात की थी, अब वो पूरी दिन में यूटिलाइज करनी है। पहले रीडिंग करनी है, उसको बिल्कुल करनी है। आप ये कर नहीं सकते कि भाई मैं पहले 6 महीने जो है ना स्पीकिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पढ़ता रहूंगा। आप बिल्कुल पढ़ते रहें, बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ज़बान की नेचर क्या है, ओके, उसकी नोयत क्या है। पूरी स्किल को उतना ही टाइम देना, आप उस टाइम दें। और इसके लिए आपका जैसा ये सवाल है ना, क्योंकि हम लिंग्विस्टिक्स और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते हैं, उसका मौजू यही है कि ज़बानें सीखते कैसे हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हमें जो हमने हमारी मदर टंग है, जो मादरी ज़बान हमने सीखी थी, वो कैसे सीखी थी। क्या किसी स्कूल में गए थे बच्चे सीखने के लिए? तो इर्द गिर्द के माहौल में, घर पे अपने भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ, मोहल्ले में घूमते फिरते बगैर किसी एफर्ट के। तो अगर मदर टंग सीखना इतना आसान है तो फिर अंग्रेज़ी में इतना मसला क्यों है? क्योंकि हम अंग्रेज़ी में वो चीज़ें, वो जो मामलात हैं, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। आप अंग्रेज़ी को टाइम देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बात कर ली। इसका जो फिर जो इंटरेस्टिंग हिस्सा भी हो सकता है, आप मूवीज़ देखें। मैं क्लास में ये मिसाल देता हूँ कि आप देखें बहुत सारे ऐसे लोग नज़र आते हैं, वीडियोज़ मिलते हैं इंटरनेट पे कि वो अंग्रेज़ी कमेंट्री की नकल कर रहे होते हैं। वैसे वो इलिटरेट होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त कमेंट्री वो कैसे कर लेते हैं। तो देखें, अगर आप चीज़ों को करेंगे तो वो एनवायरनमेंट बनाएंगे। लेकिन सेकंड लैंग्वेज जब हम दूसरी कोई भी ज़बान सीखते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसको आपने कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो एनवायरनमेंट बना नहीं होता, बनाना उसके लिए अगेन, क्योंकि ये वो बातें हैं जो क्लासरूम में मैं बार बार करता हूँ, इसीलिए आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू भी रिपीट करूँगा। सबसे जो बुनियादी एक मौका है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो है क्लासरूम। आप क्लासरूम में आके बैठ मत जाएं चुप करके, उसको यूटिलाइज क्लासरूम को आप ये सोचें कि भाई मेरी क्या तैयारी है, क्या आज अगर टीचर कोई सवाल करेगा मैं जवाब दे सकता हूँ, आज क्या मौजू चल रहा है, कल क्या पढ़ा था। तो हर दिन जो भी 3-4 घंटे, देखें अटेंडेंस के मसले हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, रेगुलरिटी के मसले हैं, आते नहीं, सरकारी इदारों में कहते हैं कि भाई टीचर्स भी नहीं आते, ये भी मसले हैं। लेकिन जिन बंदों ने ज़िंदगी में मेहनत करनी है उनको ज़रा हिम्मत करनी पड़ेगी, और वो आप आएँ क्लासरूम में बैठें। सिर्फ क्लासरूम में बैठे नहीं, क्लासरूम में एक्चुअली बातचीत करें, उस टाइम का सही इस्तेमाल करें। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपका सवाल है। अच्छा सर, जब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, अच्छा, और आपने आधा डिस्कस कर लिया, तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने बाहर से पीएचडी की है, वहाँ वाला भी इन्वायरमेंट देखा है, यहाँ वाला इन्वायरमेंट भी देखा है। यहाँ पे कौन सी लैकिंग्स हैं जो आप कहेंगे कि वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किए और यहाँ पे जो है ना? देखें, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में तो देखें कुछ चीज़ें वहाँ बेहतर हैं, तो कुछ हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे बाहर जो है ना तालीम बहुत महंगी है। अगर हम यूके और अमेरिका की बात करें तो हर कोई यूनिवर्सिटी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मतलब हम जो पाकिस्तान से, हम तो स्कॉलरशिप पे गए थे, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना, अगर किसी से आप इस बातें इंटरव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे कि वहाँ के जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी। सर ये तो डिफरेंट टॉपिक हो गया कि हेल्थ सेक्टर भी और दूसरी चीज़ें भी हैं, पर इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। देखिए, वहाँ पे तो जब आप आइल्स की अभी हमने बात की, वहाँ जब आप पहुँचेंगे ना तो ये वहाँ पे आपको वो लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे। अच्छा। क्योंकि आप ये क्लेम करके गए हैं आइल्स का टेस्ट देके, भाई अंग्रेजी मुझे आती है, अब मैं आपका जो यूनिवर्सिटी का लेवल है उसको मैच कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। देखें, तो बुनियादी चीज़ क्या है वहाँ पे। लेकिन ऐसे नहीं है कि ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज हैं जहाँ पे अंग्रेजी सिखाते हैं। अच्छी बात ये देखें, ये जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं माहौल वाली बात के साथ, जब आप किसी अंग्रेज़ी स्पीकिंग कंट्री में हैं, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में, तो अंग्रेज़ी सिर्फ यूनिवर्सिटी में नहीं है, अंग्रेज़ी इर्द गिर्द हर जगह मौजूद है। आप बाज़ार में चले गए, आप जहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं, वहाँ पे आप हर किसी के साथ, आपको अंग्रेज़ी आती है कि नहीं आती, आप सबके साथ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। तो मे बी लाइक यू नो बहुत सारे लोग ऐसे ही अंग्रेज़ी को पिकअप कर लेते हैं। तो क्या हम ये काम यहाँ कर सकते हैं कि सिर्फ सेंटर और क्लासरूम जो ठीक है बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, उसके अलावा जो आपकी कम्युनिटी है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, क्या उसमें आप ये माहौल पैदा कर सकते हैं? इसकी बड़ी ज़रूरत है। तो बाहर की यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका सवाल है, तो देखें वहाँ पे पहुँचना आसान नहीं है। अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आपको बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। एक पूरा
आसान माहौल मौजूद है जिसमें हर वो जो हमारा जो स्टूडेंट है जिसमें ये आदत है कि भाई वो मेहनत कर सकता है, उसके लिए बाहर की यूनिवर्सिटी में कोई मसला नहीं होता, लेकिन वो आदत पैदा यहाँ करनी है। सर सिंपल टर्म में ऐसा भी कह सकते हैं ना कि हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहा जो हमें चाहिए। बिल्कुल, और उसमें बहुत बहुत बुनियादी आपने ज़रूरी बात की कि हम वो माहौल, अच्छा इसका ज़रा जो है ना डिबेटेबल पॉइंट ये है कि वो इन्वायरमेंट क्यों पैदा नहीं कर पा रहे। क्या पाकिस्तान के सब यूनिवर्सिटी में ऐसा ही है? कराची में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें आप वे फॉरवर्ड क्या देना चाहेंगे? 2 से 3 पॉइंट अगर आप सिंपल वर्ड्स में बोलें कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट। देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि क्या सब इदारों में माहौल नहीं है? कुछ हैदराबाद में भी अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ गई हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे। सिंपल बात में कह सकते हैं हर किसी का लेवल अलग अलग है। अलग अलग है, लेकिन वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, हैदराबाद में अब शुरुआत हो गई है, यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं प्राइवेट भी, कराची में बहुत सारी हैं। तो क्या वहाँ पे आप देखिए, हम माहौल की बात करें तो वहाँ माहौल क्यों है? देखिए, प्रॉब्लम आ जाती है सरकारी इदारों में जो है ना, हम समझते हैं कि भाई सरकारी इदारे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, हमें क्या हो जाएगा। तो ये जो इंतज़ामिया से लेकर टीचर्स तक हमें ये समझना चाहिए कि वो माहौल हमने पैदा करना है। कोई चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में वो माहौल क्यों है? बिकॉज वो उनका बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है वहाँ पे, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है, चेक एंड बैलेंस है, उनको वो मयार रखना है। तो हम मयार क्यों नहीं रख पा रहे? बिकॉज हम कहते हैं कि भाई खैर हो गया तो हो गया, नहीं तो मुझे क्या हो जाएगा। तो वी नीड टू एब्सोल्युटली वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट। हम जो इदारे में लोग बैठे हुए हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें। नॉर्मली हम बहुत सारी बातें करते हैं कि सहूलतें नहीं हैं, ये लिमिटेशंस हैं। देखें, इनमें किसी हद तक सदाकत मौजूद है कि भाई डेफिनेटली सरकारी इदारे हैं जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें मुयस्सर नहीं भी हैं, लेकिन जो हो सकता है क्या हम वो कर रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई जो है ना जल्दी वाला सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो माहौल पैदा करें अपने स्टूडेंट्स को। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत सारे स्टूडेंट जो आते हैं लोअर मिडिल क्लास से, पुअर बैकग्राउंड से, तो वो हम लाइक ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ऐसा माहौल दें कि वो ट्रांसफॉर्म हो सके। उनको वैसा माहौल दें कि वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी या दुनिया की जो बाकी इदारे हैं उनके साथ मुकाबला कर सके, कम्पीट कर सके। उस मयार का बनाना है हमें। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हमने तकरीबन चीज़ें तो डिस्कस कर ली। इन द एंड में आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो पूरा आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का और लर्निंग का, क्या पीस ऑफ एडवाइस होंगी 3 से 4 जो आप इन द एंड जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं उनको देना चाहेंगे? देखें, 3-4 वीकेंड से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन देखें बुनियादी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखें जो बुनियादी बात है, जो एक बहुत ही बुनियादी जो एडवाइस है वो ये है कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ इस इंटरव्यू में, बार बार कह चुका हूँ, उसका कोई हल नहीं है। बुनियादी जो है मेहनत करने के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए और बहुत पहले ही समझना चाहिए, स्कूल लेवल पे ही स्टूडेंट को समझाना चाहिए कि भाई आपने मेहनत करनी है। ओके, ये सोच कि भाई देखें हमारे एजुकेशनल सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स हैं, हम सबको पता है, मैं भी बात कर चुका हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। लेकिन स्टूडेंट के लिए आप एडवाइस की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मली ब्लेम करते हैं कि भाई सरकारी इदारों में ये मसले हैं, बोर्ड्स में ये मसले हैं और चीटिंग होती है इम्तिहान में। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भाई मेरिट पे नौकरियां नहीं मिलती। ये देखें, ये मुआशरे में, तालीमी इदारे में ये मसले हैं। तो अगर इन मसलों के बावजूद आप अपने हिस्से का काम भी नहीं करेंगे तो फिर आप सिर्फ ब्लेम नहीं करें, आप अपने हिस्से का काम करें। मैं बुनियादी बात जो कहता हूँ वो ये है कि इस दुनिया को, हमारे तालीमी इदारों को, पाकिस्तान को लोगों ने चलाना है। तो आप उन लोगों में से बने जिन्होंने सिस्टम को चलाना है। और सिस्टम हमेशा सलाहियत वाले लोग ही चलाएंगे। ऐसे बिल्कुल लोग आ जाएंगे, सिस्टम में घुस जाते हैं, जिनमें सलाहियत नहीं होती, शॉर्टकट के लेके आते हैं। तो वो देखें, जब आपके पास इख्तियार हो, आप चीज़ों को दुरुस्त कर सकें, बिल्कुल करें, लेकिन आपने पहले पहुंचना है उस जगह पे जब आपके पास इख्तियारात हो, आपके पास एक पोजीशन हो, ठीक है। आप फैसले
और फैसला साजी का हिस्सा बन सकें, उसके लिए मेहनत के अलावा कोई वो नहीं है। तो अंग्रेज़ी का आपने पहले सवाल किया, तो मेहनत करें। जो भी आपका डिसिप्लिन है, आईटी है, साइंस है, मेडिकल है, सोशल साइंसेज हैं या इंग्लिश है, जो भी आपकी फील्ड हो, अपनी फील्ड की नॉलेज हो, मेहनत करें। और इसी से रिलेटेड है, टाइम ज़ाया मत करें। हमारी जो आजकल जो है ना, आई डोंट नो, देखिए फोकस रहे, देखिए समझ में नहीं आता कि भाई चले भाई हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा और कोई मसला नहीं है, आगे चल के देख लेंगे। इसके बजाय आप जिस भी स्टेज पे हैं, जिस भी क्लास में हैं, जो आप अभी पढ़ रहे हैं उसको फोकस करें। तो मेहनत के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। फार्मूले के बजाय प्रोसेस में बिलीव करना, प्रोसेस में बिलीव करें और इस वक्त जो आप कर रहे हैं वो ठीक से करें। हम नॉर्मली उलझ जाते हैं, चीज़ों को उलझा देते हैं कि भाई जो प्रेजेंटली हम कर रहे होते हैं उसके बजाय आगे वाली चीज़ों पे ध्यान होता है कि भाई वो कैसे होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो आप कर रहे हैं वो मेहनत से करें, जब उस स्टेज पे आ जाएं फिर उसको देख लें। सर ऑलमोस्ट तकरीबन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली और आई होप ये इंटरव्यू जो है ना स्टूडेंट के लिए वैल्यूबल होगा और वो अपना फीडबैक भी इंशाल्लाह कमेंट में देंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।